गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सोचा है कि अ, किसी शानदार रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो वो जो अनुभव होता है वो सिर्फ खाने के स्वाद से कहीं ज्यादा क्यों होता है? बिल्कुल। या फिर आप किसी प्रीमियम एयरलाइन में सफर करते हैं तो वो जो एहसास होता है। हाँ, ज्यादा पैसे खर्च करने का मलाल नहीं होता। इसके पीछे कोई जादू जो नहीं है। नहीं, जादू नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा विज्ञान है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह जहां हर किसी को अपनी भूमिका पता होती है। अच्छा। ग्राहक को सिर्फ मधुर संगीत सुनाई देता है, उसके पीछे की जो मेहनत है, वो तालमेल है, वो नजर नहीं आता। और आज हम उसी उसी रणनीति के बारे में गहराई से समझने वाले हैं। जी। हमारा विषय है सर्विस मार्केटिंग का एक बहुत जरूरी मॉडल, एक्सटेंडेड 7P फ्रेमवर्क। कुछ लोग तो इसे किसी भी सर्विस को सफल बनाने का गुप्त नुस्खा भी कहते हैं। और ये सिर्फ बिजनेस चलाने वालों के लिए नहीं है। एक ग्राहक के तौर पर भी ये हमें एक तरह की एक्सरे नजर देता है। एक्सरे नजर? मतलब ये समझने में मदद करता है कि हमें कोई अनुभव बहुत अच्छा या बहुत बुरा क्यों लगा। तो आज का मिशन साफ है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनकी मदद से इन 7P की परतों को खोलना है और ये समझना है कि कंपनियां हमें बेहतरीन अनुभव देने के लिए पर्दे के पीछे क्या-क्या करती हैं। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक 4P से। ये तो मार्केटिंग की एबीसी की तरह है। हाँ, तो पहला P है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट। अब जैसे ही मैं प्रोडक्ट सुनता हूँ मेरे दिमाग में कोई ठोस चीज आती है, जैसे कोई फोन या लैपटॉप। हाँ, एक किताब। लेकिन जब हम सर्विस की बात कर रहे हैं, जैसे किसी होटल में रुकना, तो वहां प्रोडक्ट क्या है? कमरा? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर सोच बदलनी पड़ती है। सर्विस मार्केटिंग में प्रोडक्ट कोई एक चीज नहीं है। तो फिर क्या है? वो अनुभवों का एक बंडल है। इसमें एक कोर सर्विस होती है, मतलब मुख्य सेवा, और उसके साथ जुड़ी कई अतिरिक्त सेवाएं होती हैं। अच्छा, जैसे होटल के मामले में कोर सर्विस है रात बिताने के लिए एक सुरक्षित आरामदायक जगह। ठीक है, ये तो कोई भी साधारण होटल दे सकता है। बिल्कुल। तो फिर एक लग्जरी होटल अलग क्या करता है? यहीं पर वो बंडल काम आता है। वो इस कोर्स सर्विस के साथ कई चीजें जोड़ देता है। जैसे कि एक शानदार स्विमिंग पूल, 24 घंटे रूम सर्विस, एक वर्ल्ड क्लास जिम, एयरपोर्ट से पिकअप, ये सब मिलकर उस प्रोडक्ट को एक अनुभव में बदल देते हैं। समझ गया। मतलब ग्राहक सिर्फ कमरे के पैसे नहीं दे रहा है। नहीं, वो इस पूरे अनुभव के लिए भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो जब कंपनी ये तय कर लेती है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, तो अगला सवाल आता है कीमत का। इस पर कोई एमआरपी तो होता नहीं, और यहीं पर दूसरा पी आता है प्राइस, यानी प्राइस। और सर्विस की कीमत तय करना ये कला और विज्ञान का मिश्रण है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं। लागत क्या है, बाजार में क्या चल रहा है, मांग कितनी है। हाँ, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू मतलब ग्राहक की नजर में उस अनुभव का मूल्य क्या है। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हवाई जहाज के टिकट। हाँ, आप सोचिए, एक ही फ्लाइट में एक ही जैसी सीट पर बैठे दो लोग, बिल्कुल,
अलग अलग कीमत चुका सकते हैं। हाँ, जिसने 6 महीने पहले टिकट बुक की शायद उसने 5,000 दिए हों, और जिसने 2 दिन पहले की उसने शायद 15,000 दिए हों। ये तो हमेशा होता है और बहुत परेशान भी करता है। कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो सिर्फ मांग और आपूर्ति नहीं देख रही, वो परसीव्ड अर्जेंसी यानी ग्राहक की जरूरत की गंभीरता को भी कीमत में शामिल कर रही हैं। अच्छा, जो आखिरी मिनट में टिकट बुक कर रहा है उसकी यात्रा करना बहुत जरूरी है, तो उसकी परसीव्ड वैल्यू और भुगतान करने की क्षमता दोनों ज्यादा होती है। वाह, ये तो मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट और प्राइस हो गए। अब जब हमने एक अनुभव बना लिया, कीमत तय कर ली, तो ग्राहक उसे खरीदेगा कहाँ से? ये हमें तीसरे पी पर लाता है, प्लेस। और आज की दुनिया में प्लेस का मतलब सिर्फ एक दुकान तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेस का मतलब है सर्विस तक ग्राहक की पहुंच। ये पहुंच कहाँ और कैसे होगी, इसमें भौतिक स्थान भी है, जैसे बैंक की कोई ब्रांच। हाँ, और डिजिटल स्थान भी हैं, जैसे वेबसाइट या मोबाइल ऐप। आज के दौर में सबसे जरूरी शब्द है सुविधा। बैंकिंग इसका बेहतरीन उदाहरण है ना? मुझे याद है पहले बैंक जाना मतलब आधे दिन की छुट्टी, सही कहा। लाइन में लगो, फॉर्म भरो। और अब वही बैंक आपकी जेब में है, आप ब्रांच जा सकते हैं, वो एक प्लेस है। आप एटीएम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरा प्लेस है। और फोन पे आप, वो तीसरा डिजिटल प्लेस है। एक ही सर्विस लेकिन ग्राहक की सुविधा के लिए कई अलग अलग प्लेस पर उपलब्ध है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि इन सभी जगहों पर अनुभव एक जैसा हो? आपने सबसे जरूरी बात पकड़ ली। एक अच्छी सर्विस स्ट्रेटजी यही सुनिश्चित करती है। इसे ओमनी चैनल अनुभव कहते हैं। अच्छा, ओमनी चैनल। हाँ, अगर अनुभव में इनकंसिस्टेंसी होगी तो भरोसा टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्मार्ट प्राइसिंग है और सही जगह भी हैं। लेकिन अगर किसी को हमारे बारे में पता ही ना हो तो? यहीं पर चौथा पी आता है, प्रमोशन। और प्रमोशन का मतलब सिर्फ विज्ञापन नहीं है, ये कंपनी और ग्राहकों के बीच का संवाद है। संवाद। जी, इसका मकसद है ग्राहकों को सूचित करना, उन्हें आकर्षित करना और उनमें भरोसा जगाना। इसमें विज्ञापन है, सोशल मीडिया है, और सबसे शक्तिशाली वर्ड ऑफ माउथ। एकदम सही, लोगों की आपसी बातचीत। सेवा उद्योग में ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप खरीदने से पहले सर्विस को ट्राई नहीं कर सकते। आप दूसरों के अनुभव पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल। किसी अस्पताल के बारे में सोचिए, वो विज्ञापन दे सकता है कि हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन असली प्रमोशन तब होता है जब कोई मरीज वहां से ठीक होकर निकलता है और 10 लोगों को बताता है कि वहां की देखभाल कितनी अच्छी थी। वो भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये हो गए पारंपरिक 4 पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। जी। लेकिन अब कहानी में असली मजा आने वाला है। अब हम उन 3 पी की बात करेंगे जिन्हें खास तौर पर सेवाओं के लिए ही बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सेवाएं वो भौतिक उत्पादों से बहुत अलग होती हैं, आप उन्हें छू नहीं सकते। अमूर्त होती हैं। हाँ, इनटेंजिबल। और इसी अमूर्तता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए इन 3 अतिरिक्त पी को जोड़ा गया, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो 5वां पी है पीपल। ये मुझे हमेशा से दिलचस्प लगा है। आखिर कोई भी बिजनेस लोगों से ही चलता है। पर यहाँ पीपल का मतलब सिर्फ कंपनी के कर्मचारी नहीं है। अच्छा? नहीं, इसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं, कंपनी के कर्मचारी जो सर्विस देते हैं और दूसरे ग्राहक जो उसी समय उस सर्विस का अनुभव कर रहे हैं। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। अब कितने भी आलीशान होटल में चले जाइए, हाँ। अगर रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति रूखा है तो पूरा मूड खराब हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक साधारण सी दुकान का मालिक भी अगर मुस्कुराकर बात करे तो आप वहां बार बार जाना चाहेंगे। पर आपने दूसरे ग्राहकों की बात की, वो कैसे असर डालते हैं? आप सोचिए, आप एक महंगे शांत रेस्टोरेंट में डिनर पर गए हैं और बगल की टेबल पर कुछ लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। पूरा अनुभव बर्बाद हो जाएगा। हाँ। रेस्टोरेंट की कोई गलती ना होते हुए भी। सही पकड़ा। इसलिए अच्छी कंपनियां सिर्फ अपने कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि अपने ग्राहकों का व्यवहार को भी मैनेज करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, पीपल समझ आ गया। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे स्टाफ के बावजूद अनुभव खराब हो जाता है। लोग मदद तो करना चाहते हैं पर सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो कुछ कर नहीं पाते। आपका सवाल हमें सीधे 6 पी पर ले जाता है। हाँ, प्रोसेस, यानी प्रोसेस। अच्छा, और आपका जवाब है नहीं, सिर्फ अच्छे लोग होना काफी नहीं है। प्रोसेस वो अदृश्य ढांचा है जिस पर पूरी सर्विस चलती है। मतलब पर्दे के पीछे की मशीनरी। बिल्कुल। इसका एक शानदार उदाहरण है किसी डोमिनोज का ऑर्डरिंग प्रोसेस। आप फोन पर ऑर्डर करते हैं, हाँ, या ऐप पर तुरंत कंफर्मेशन मिलता है। आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं
और आपको गारंटी मिलती है कि 30 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। ये पूरा एक बेहद कुशल प्रोसेस है। और अगर प्रोसेस खराब हो तो नतीजा निराशाजनक होता है। जैसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, ऐप पर सब स्मूथ था, लेकिन डिलीवरी बॉय को गलत पता मिल गया और वो 1 घंटा देर से आया। हाँ, तो यहाँ डिजिटल प्रोसेस तो अच्छा था, पर लॉजिस्टिक्स का प्रोसेस टूट गया और अंत में पूरा अनुभव खराब हो गया। सही बात है, एक खराब प्रोसेस सब पर पानी फेर सकता है। अब हम आते हैं आखिरी और 7वें पी पर, फिजिकल एविडेंस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम कह रहे हैं कि सेवाएं अमूर्त होती हैं, तो फिर ये फिजिकल सबूत कहां से आ गया? यह सबसे दिलचस्प मनोविज्ञान है, क्योंकि हम सर्विस को छू नहीं सकते, इसलिए हमारा दिमाग वो राय बनाने के लिए ठोस सुराग ढूंढता है। ठोस सुराग? हाँ, फिजिकल एविडेंस वही ठोस संकेत हैं जो एक अमूर्त सर्विस को मूर्त बनाने में मदद करते हैं। इसमें जगह का माहौल, उसका डिजाइन, स्टाफ की यूनिफॉर्म। हाँ, स्टाफ की यूनिफॉर्म, कंपनी की वेबसाइट, सब कुछ शामिल है। ये एक तरह से ग्राहक को भरोसा दिलाने का तरीका है कि आप सही जगह पर हैं। अच्छा। जैसे किसी बड़े वकील के ऑफिस में महंगी लकड़ी की मेज और लेदर की कुर्सियां। एकदम। वकील के कुछ बोलने से पहले ही ये चीजें आपको संकेत दे देती हैं कि यहाँ एक सफल प्रोफेशनल है। और अस्पताल का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। एक साफ सुथरा अस्पताल, आधुनिक मशीनें और पेशेवर यूनिफॉर्म में डॉक्टर और नर्स। हाँ। ये देखकर मरीजों में अपने आप एक भरोसा पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि यहाँ उनका अच्छा इलाज होगा। बिल्कुल। वही मरीज अगर किसी गंदे अस्पताल में जाए, तो भले ही डॉक्टर कितना भी काबिल क्यों ना हो, मन में एक शंका पैदा हो जाएगी। तो इन 7 पी को समझने के बाद बड़ी तस्वीर क्या बनती है? इसका मतलब ये है कि एक सफल सर्विस कभी भी संयोग से नहीं बनती। ये इन 7 तत्वों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का नतीजा है। एक चेन की तरह है। हाँ, अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट सकती है। और एक ग्राहक के तौर पर इसे समझना हमें बहुत ताकत देता है। कैसे? अब अगली बार मेरा किसी सर्विस के साथ बहुत अच्छा या बुरा अनुभव होगा, तो मैं सिर्फ गुस्सा या खुश नहीं होऊंगा। मैं सोच सकता हूं कि गड़बड़ कहां थी। क्या प्रोसेस में कमी थी, या पीपल की ट्रेनिंग में, या फिर फिजिकल एविडेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं था? बिल्कुल। ये हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनाता है। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि सर्विस खराब थी, आप पहचान पाते हैं कि सर्विस का कौन सा हिस्सा खराब था। एकदम सही। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये 7 पी का फ्रेमवर्क व्यावसायिक सेवाओं के लिए है, ये तो हम समझ गए। लेकिन क्या हम इस नजरिए का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दूसरे अनुभवों को परखने के लिए भी कर सकते हैं? जैसे कि? सोचिए, एक सरकारी दफ्तर का अनुभव, एक पब्लिक लाइब्रेरी, या यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में जो हम एक दूसरे को समय और ध्यान की सेवा देते हैं, क्या उन्हें भी इन 7 पैमानों पर परखा जा सकता है? ये सोचने लायक बात है।